हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि जो आज के टाइम में हमारा पूरा इंडिया है, जिसमें 28 स्टेट देखने को मिलते हैं, वो कब और कैसे इंडिया का पार्ट बने, उसको हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें हम बात करेंगे 4 कमीशन बनाए गए, जिनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे उनको फॉर्म किया गया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया। क्या है, क्या रिकमेंडेशंस आई, सब कुछ डिटेल में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। हम पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन हमें इंडिया में देखने को मिलती है। ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था, जब हम इंडिपेंडेंट हुए उस टाइम पर किस तरीके की सिचुएशन थी, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे करके एक एक चीज को समझेंगे। तो जब हम आजाद हुए तो उससे पहले हमें 2 पावर देखने को मिलती है इंडिया में। 2 पावर, हाँ। एक जहां पे डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल था, ब्रिटिश कंट्रोल, जिसको हम बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। डायरेक्टली ब्रिटिशर्स बैठे, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? वाइसरॉय का। जहां पे अगर हम बात करें तो ब्रिटेन से जो क्राउन है वो पूरी तरीके से इंडिया को चलाने लग रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। दूसरे कुछ ऐसे लोग बैठे यहां पे जिनको हम राजा बोल रहे हैं, जो राजा बन के बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम राजा ही रहेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है, आप राजा बन के रहना चाहते हो, रहिए, लेकिन कंट्रोल आपके ऊपर हमारा होगा। तो ऐसे स्टेट्स को बोला गया प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। कंट्रोल ब्रिटिशर्स का है, लेकिन वो कह रहे हैं हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम राजा बन के रहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन है बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब जैसे ही हमें आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो अब से बोला गया कि हमारे पास जो भी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के हाथ में है, अब वो पूरी तरीके से खत्म होती है और वहां पे अब 2 स्टेट्स निकल के आएंगे। कौन कौन से? एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। अब से बस ये ही बचेंगे, ना ब्रिटिश इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट होगा, ना उसमें प्रिंसली स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट होगा। अब से बस ये 2 पार्ट बनेंगे, एक इंडिया जो भी है और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। अब जिसको भी आना है वो इन 2 में जुड़ेगा। तो अब ये सेम कंडीशन, पहले तो ब्रिटिश जो इंडिया था वो तो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया इंडिया में और पाकिस्तान में। अब बात आती है हमारे पास में प्रिंसली स्टेट्स की, कि भाई ये कहां जाए, क्योंकि ये तो राजा है, ये तो इंडिपेंडेंट थे, ये कह रहे हैं हमें नहीं जाना किसी के कंट्रोल में, हम तो ब्रिटिशर्स चला रहे थे, ठीक है, हम उनके कंट्रोल में थे, हम अब नहीं जाएंगे किसी के कंट्रोल में। तो अब इनके पास में ऑप्शन दिया गया कि भाई अब आपके पास में ऑप्शन है 2, या तो पाकिस्तान में चले जाओ या आप इंडिया में आ जाओ। इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जाएगा किसी को भी। शुरू में ब्रिटिशर्स ने बोला कि देखो भाई, कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है वो रहे। ऑप्शन 3 दिए गए कि या तो पाकिस्तान में चले जाओ या इंडिया में चले जाओ, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो रह जाइए। अब भाई एक बात सोचो, इंडिपेंडेंट रहना आपको कैसे, वो समझते हैं अभी। तो प्रिंसली स्टेट्स, अब इंडिया वाले पार्ट में 552 प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनमें 549 ने हां कर दी और उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ में मर्ज होना चाहते हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचे 3, कौन? एक जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर वाला पार्ट, दूसरा जूनागढ़ जो हमें देखने को मिलता है गुजरात वाले रीजन में, और तीसरा हैदराबाद। ये 3 कह रहे हैं कि हमें नहीं जाना, ना इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, कुछ इस तरीके से। यहां पे हम बात करें जूनागढ़, ये कह रहे हैं हमें तो पाकिस्तान की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि यहां पे रूलर जो बैठा है, रूलर है, वो हमें देखने को मिलता है मुस्लिम, और जो लोग हैं वो हिंदू है, ठीक है। जब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहां पे रूलर है वो हिंदू है, लेकिन यहां पे पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है।
ये कह रहे हैं हमें तो पाकिस्तान की तरफ जाना है। अब भाई क्या करें, इंडिपेंडेंट भी नहीं छोड़ सकते इनको। प्रॉब्लम ये है कि इनको ज्वाइन करवाना है इंडिया में। हैदराबाद जो बीच में बैठा है वो कह रहे हैं मैं तो इंडिपेंडेंट रहूं, पाकिस्तान की तरफ जाऊं। ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ जाऊं। अब यहां पे अगर ये पाकिस्तान की तरफ जाता है, पूरा एक होल है, एक तरीके से हम ये कहें इंडिया में हमें होल क्रिएट नजर आएगा। भाई आप इंडिया से निकल के जाओगे कैसे? चारों तरफ तो आपके इंडिया है, आप पाकिस्तान का पार्ट बनोगे कैसे? बेवकूफियत है। लेकिन फिर भी इन्होंने कही कि हमें तो पाकिस्तान की तरफ जाना है, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमने हैदराबाद को ज्वाइन करवाया पुलिस एक्शन करके और इसको इंडिया का पार्ट बनाया। उसी तरीके से जूनागढ़, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन है वो हिंदू है, तो उनको पता है कि ये लोग इंडिया में ही ज्वाइन होना चाहते हैं। सिर्फ रूलर की मजबूरी है जो ये कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान में जाना है। तो इसके लिए इन्होंने यहां पे करवाया रेफरेंडम। मतलब लोगों से पूछा कि भाई आप वोट कीजिए, आप किस तरफ आना चाहते हो, भाड़ में जाए, रूलर क्या कह रहा है उसको छोड़ो आप। तो रेफरेंडम से जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट बनाया। फिर आती जम्मू एंड कश्मीर की, कश्मीर वाली जो टेरिटरी है, यहां पे क्या किया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को पार्ट बनाया। पूरी तरीके से जो क्या कहानी है इनके पीछे वो सारी हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहां हैदराबाद में पुलिस एक्शन से हैदराबाद को इंडिया में ज्वाइन करवाया, जूनागढ़ में रेफरेंडम करवाया, लोगों से राय ली गई, उनके वोट डाले गए कि आप जहां पे जाना चाहते हो वहां बताइए। तो रेफरेंडम, और फिर जम्मू एंड कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से उसको पार्ट बनाया। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास में इंडिया के पार्ट बनते हैं प्रिंसली स्टेट्स। अब इस टाइम पर जब इंडिया को बनाया गया तो यहां पे 4 पार्ट्स में इंडिया को क्रिएट किया गया, 4 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, क्या क्या है अभी देखते हैं कि भाई, क्योंकि अभी तक जैसे ब्रिटिशर्स चला रहे थे, बोले उसी तरीके से हम इंडिया को चलाते हैं। पहले इसी तरीके से हम इंडिया को समझते हैं कि किस तरह से हम इसको गवर्न करें। तो उसके बेसिस पर हमें 4 पार्ट्स में इंडिया को गवर्न होते हुए देखने को मिलता है। पहला जिसको हम बोलते हैं पार्ट ए, दूसरा जिसको हम बोलते हैं पार्ट बी, तीसरा पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, पार्ट ए में 9 स्टेट्स लिए गए जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, जहां पे ब्रिटिश इंडिया बैठी हुई थी, उनका जो कंट्रोल था, जो ब्रिटिश गवर्नर्स का कंट्रोल, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, उनको पार्ट ए में डाला गया। दूसरा पार्ट बी जिसमें 9 स्टेट्स हैं, वो ऐसे थे जहां पे प्रिंसली स्टेट्स, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, उनका कंट्रोल था, तो उनको पार्ट बी में डाला गया। तीसरा पार्ट सी, इसमें 10 स्टेट्स थे और वो ऐसे स्टेट्स थे जहां पे गवर्नर और प्लस प्रिंसली स्टेट्स दोनों का कॉम्बिनेशन था, जिनको हम चीफ कमिश्नर स्टेट्स कहते हैं, चीफ कमिश्नर स्टेट। ठीक है, और चौथा है पार्ट डी जिसमें एक को डाला गया, दैट इज यूटी, जो कि अंडमान एंड निकोबार बनाया गया। और इस तरीके से हमारे पास में इंडिया को गवर्न करने के लिए इंडिया को बनाया 1947 के बाद। ठीक है, हम इसको यहां से गवर्न करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है लोगों को उनकी आइडेंटिटी ही नहीं पता। लोग आ रहे हैं, कह रहे आप कहां से हो, तो उनको यही नहीं पता है कि वो प्रिंसली स्टेट बोले, वो इंडिपेंडेंट बोले पूरी तरीके से। वो लैंग्वेज के बेस पे कंफ्यूज हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ में डिफरेंट लैंग्वेज के लोग बैठे हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पंजाब, जो कि पूरा बड़ा स्टेट है, जिसमें पंजाबी भी है, पंजाबी स्पीकिंग भी है, जिसमें हिंदी स्पीकिंग लोग भी है, जिसमें पहाड़ी लोग भी है, हिमाचल वाले लोग भी है। तो इस तरीके से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो एक्चुअल में पार्ट किसके हैं, कहां से वो निकल के आ रहे हैं।
वो गवर्नर स्टेट को बोले या वो प्रिंसली स्टेट को बोले, वो कौन सी स्टेट को डिफाइन करे, कहां से अपने आप की आइडेंटिटी को बताए, कहां अपनी लैंग्वेज बोले, जैसे जिनके साथ में वो इंटरेक्शन करे। हर जगह पे कोई ना कोई कोलैप्स हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो इसी तरह से लोगों ने यहां पे इशू रेज करना शुरू किया कि हमें लैंग्वेज के बेस पे पार्टीशन करके दीजिए, हमें सेपरेट करो, हमें ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए जहां पे सिमिलर, हम दूसरे बंदे की लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे। हिंदी बोलने वाला कह रहा है मुझे पंजाबी समझ नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं ये, मैं कैसे इंटरेक्शन करूं इनके साथ। तो हमारा जो भी अगर यदि हमें स्टेट का दर्जा देने तो कुछ ऐसे दीजिए ताकि हम एक दूसरे से इंटरेक्शन कर पाए। और इंटरेक्शन का सबसे बड़ा जरिया क्या है? लैंग्वेज। कम्युनिकेशन करनी है आपको, आप दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो डेफिनेट है उसके लिए आपको लैंग्वेज चाहिए। आप बात ही नहीं कर पाओगे, पहाड़ी बंदा है इसकी लैंग्वेज सॉफ्ट है, दूसरा हमारे पास हरियाणा है, वहां पे आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी वो खड़ी बोली है, वहां पे लोग एक तरीके से ऐसा बोल रहे हैं जैसे पत्थर मार रहे हो। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई हमारी तो बहुत सॉफ्ट है, हम कैसे बोले, ठीक है, हम इंटरेक्शन ही नहीं कर पाते, हमें लगता है कि वो तो हमें धमका रहे हैं। तो इस तरीके का जो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो यहां पे बोला गया स्टेट्स को बनाइए लेकिन लैंग्वेज के बेस पे। अब प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई, लैंग्वेज अब थोड़ी नहीं है, कितने टुकड़े करने पड़ेंगे। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई सोचो, कुछ ऐसा काम सोचो जिसके बेसिस पे हम यहां पे डिसीजन लें। तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट था, यहां तो फिर भी हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा नीचे है साउथ में, क्योंकि नीचे अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे गुजरात में देखें तो गुजराती हो गया, मराठी हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, ये सारे के सारे एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। तो सबसे ज्यादा इशू हमें साउथ में देखने को मिलता है कि भाई हमें अपना सेपरेट स्टेट बना के दीजिए और वो बनाइए लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये काम करते हैं, कमीशन बना दो ताकि सर्वे करे, डिसाइड करे कि क्या होना चाहिए, क्या लैंग्वेज के बेस पे हम स्टेट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास में कमीशन देखने को मिलता है जून 1948 में, और वो है एस के धर कमीशन। एस के धर कमीशन पहला कमीशन बनाया गया। इन्होंने स्टडी की, इन्होंने देखा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या लैंग्वेज को बेस बनाए या ना बनाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पर हम स्टेट्स को फॉर्म नहीं कर सकते। बोल क्यों? बोल देखो, अगर लैंग्वेज के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। पहली चीज तो हमारे सामने इतने स्टेट बन जाएंगे बहुत सारे, उनको गवर्न कैसे करेंगे। हमें उसके लिए अगर हमें देखने तो एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे हम याद रखेंगे कि इनकी रिकमेंडेशन है एज फैक्टर। एज मतलब ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। इनके बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए हम अगर क्लासिफिकेशन करना है तो हम उस बेस पे कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सपेंस देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल ये देख सकते हैं, या फिर हम इकोनॉमिक फैक्टर देख सकते हैं। इनको देखो, इनके बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इनके बेस पे हम स्टेट्स को बना सकते हैं। अब फिर वही बात आ गई, भाई नहीं, हमें तो लैंग्वेज बेस चाहिए, क्योंकि हंगामा तो मेन चीज किसका है? कम्युनिकेशन का। मेन प्रॉब्लम कम्युनिकेशन है, हम इंटरेक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नेबर जो हैं उस नेबर से ही हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहे हैं। हमें लैंग्वेज के बेस पे क्लासिफिकेशन चाहिए। इसी के मुद्दे को देखते हुए यहां पर हमें देखने को मिलता है सेकंड, दैट इज जेवीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू स्वयं कहते हैं कि भाई अब हमें खुद ही मिलकर कमेटी बनानी चाहिए, और यहां पे बनाई गई जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टवी सीतारामैया। तीनों मिले और तीनों ने मिलकर एक कमेटी बनाई, और ये बनाते दिसंबर 1948 में कि चलो देखते हैं क्या होना चाहिए, क्या लैंग्वेज के बेस पे हम स्टेट्स को बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो फिर इन्होंने भी यही रिकमेंडेशन दी कि नहीं,
लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता है, कोई बात नहीं है, लैंग्वेज के बेस पे क्लासिफिकेशन ना हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, रहने दो। अब ये सारी सिचुएशन चल रही है सेंटर में बैठ के कि भाई आपको क्या पता क्या सिचुएशन हो रही है हमारी, नहीं, ये कह रहे हैं हमें यूनिटी के साथ में रहना है, इंटीग्रिटी के साथ रहना है, लैंग्वेज कोई बड़ा मैटर नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, लोगों के कम्युनिकेशन की। कह रहे भाई आपको लगता है कि नहीं हो रही है प्रॉब्लम, हमें बहुत प्रॉब्लम है, हमें चेंज चाहिए। तो इसी के बेसिस पे हमें देखने को मिलता है 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु, क्योंकि साउथ में हमें सबसे ज्यादा इस चीज को देखने को मिलता है कि वहां पे लोग कह रहे हैं हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हमें कम्युनिकेशन के लिए चाहिए लैंग्वेज, और लैंग्वेज को हमें बेसिस पर हमारी बाउंड्रीज डिसाइड कीजिए, स्टेट्स बनाइए। ये बैठ जाते हैं अनशन पे कि भाई जब तक मेरी डिमांड ना मानी जाए तब तक मैं नहीं उठूंगा, भले ही मेरी जान चली जाए। मैं फास्ट कर रहा हूं, ना मैं पानी पीऊंगा ना मैं खाना खाऊंगा, मेरी डिमांड है हमें लैंग्वेज के बेस पे क्लासिफिकेशन कीजिए, हमारा स्टेट बनाइए और आंध्रा बना के दीजिए। बोले नहीं हम नहीं करेंगे, सेंटर टस से मसी नहीं हो रहा, सेंटर कह रहा है कि नहीं हम नहीं करेंगे, हमने 2 कमीशन बना लिए, हम इनके बेसिस पे देख रहे हैं, हमें क्या मतलब है, नहीं होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। 52 डेज तक वो फास्ट करते रहे, एट लास्ट उनकी हो जाती है डेथ। और जैसे डेथ हुई, अब यहां पे क्योंकि उनका उस टाइम में एक रिवोल्यूशनरी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, वहां पे मोमेंट आता है कि लोग भड़क जाते हैं कि भाई आप अपनी जिद पे अड़े हो, और आपकी जिद है कि सिर्फ लैंग्वेज, जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे आप इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हम लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता, आप एक जिद के चक्कर में सिर्फ ये सोच के कि इंडिया का क्लासिफिकेशन लैंग्वेज बेसिस पे नहीं हो सकता, 2 कमीशन ने मना किया है, आप उसको सोच के एक बंदा मर गया है, आपको जिद तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमें देखने को मिलता है 1953 में यहां पर बोले भाई नहीं बहुत हो गया, हमें आंध्रा अलग चाहिए। इसी के बेसिस पे आंध्रा स्टेट बनता है, पहला स्टेट जिसको बनाया गया फर्स्ट स्टेट, और किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया कि हम आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, तेलुगु से अलग कर रहे हैं, और हम यहां पे क्रिएट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश स्टेट। अब पहला स्टेट बन गया लैंग्वेज के बेसिस पे, तो डेफिनेट है अब जो दूसरे लोग हैं वो देख रहे भाई हमने क्या बिगाड़ा है, फिर हमारी भी लैंग्वेज है, हमारा भी कोई रेपुटेशन है, हमें भी उसको एक तरीके से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो इसी के बेसिस पे अब फिर से हंगामा शुरू होगा। तो डेफिनेट है इनके लिए फिर से कोई ना कोई कमीशन बनाना पड़ेगा कि भाई अब तो देखो हाथ से सब चीजें निकल चुकी हैं, क्योंकि एक स्टेट हमने क्रिएट कर दिया है, तो अब होना चाहिए कि अब सोचा जाए कि क्या लैंग्वेज को बेस बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो हमें देखने को मिलता है अगला कमीशन आता है, दैट इज फैजल अली आयोग, ठीक है, पॉइंट क्लियर है, समझिए आप। तीसरा कमीशन बनाया गया फैजल अली आयोग। कमीशन, इसमें क्या बोला गया, इन्होंने बोला कि भाई देखो लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने देखा क्योंकि एक स्टेट बन चुका है तो डेफिनेट है और लोग भी इसके अपोज में जाएंगे कि भाई हमारा भी तो स्टेट होना चाहिए, हमारी भी लैंग्वेज है, उसको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर लोग चाहते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, ठीक है, ठीक है। पर क्या ध्यान रहे, पहली चीज देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी प्लस सिक्योरिटी ये मेंटेन होनी चाहिए। पहली चीज तो ये, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, मैटर करता है हमारा नेशन, मैटर करता है हमारा देश, उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसमें लोग खुश होने चाहिए।
तब जाके हम इंडिया को क्रिएट कर रहे हैं। लैंग्वेज हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है जिसके बेसिस पे हम रुके बैठे हैं। इसी के बेसिस पे बोला गया यूनिटी और इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। कोई ये ना कहे कि हमें तो बस तोड़ना है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, नहीं, ये नहीं सुना जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी रखनी बना के हमें मेंटेन करना है। यूनिफॉर्मिटी चाहिए हमें, होमोजेनिटी, सब मिलकर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अलग हो जाएंगे फिर। पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट हमारे पास बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल, जिसको हम बात करें इकोनॉमिकल, पूरी तरीके से ये सारी चीजें जो लेजिस्लेशन है वो अच्छे से सही ढंग से चलना चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए हर एक चीज। और लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो कह रहे हैं वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नेशन। स्टेट में जितने भी लोग हैं हर किसी के लिए वेलफेयर स्कीम चलाएंगे। पूरे स्टेट का, पूरे नेशन का एक तरीके से वेलफेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी लोग वहां, जो हमारा इंडिया बन के आएगा उसमें कोई भी एक तरीके से जो भी हम पॉलिसी लेके आएंगे, जो भी हम स्कीम लेके आएंगे, उनसे अधूरा नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें बेस रखते हुए, इनकी रिकमेंडेशन को मानते हुए हमने यहां पे कहा कि हम एक एक्ट लेके आते हैं और वो होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इनकी रिकमेंडेशंस आती हैं, उसके बेसिस पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की बात होती है। वहां पे हमें देखने को मिलता है, यहां ध्यान से समझना, अब यहां पे हमें देखने को मिलेगा थर्ड कमीशन है जिसकी 4 रिकमेंडेशन है, 4 रिकमेंडेशंस। ठीक है, इनको मिलाते तो हमारे पास बनता है 7th, मतलब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1956, और उसमें बोला गया कि हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे। ये याद रखने का तरीका है, थर्ड कमीशन जिसकी 4 रिकमेंडेशंस थी, दोनों को मिलाते हैं तो 7 बनता है। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ये हमें बताता है कि हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि इसमें बोला गया कि अब हम जो चेंज कर रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं कि अब से जो हमारे पास में 9, 10, 1 जो हमारे पास में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी थे, जो हमारे पास ये स्टेट्स थे, अब से हम इन सब को खत्म करते हैं और इनकी जगह पे हम क्रिएट करते हैं स्टेट्स प्लस यूटीज। स्टेट्स ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि हम 16 स्टेट चाहते हैं। ये रिकमेंडेशन फजल अली आयोग की है कि कह रहे हैं कि हम 16 स्टेट्स चाहते हैं जिसमें 8 यूटीज हों। लेकिन जब इनकी कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद में जब कमेटी की रिकमेंडेशन खत्म हो जाती है तो वहां पे माना गया कि नहीं, हम 16 नहीं 14 स्टेट्स क्रिएट करेंगे और 6 यूटीज होंगी और यहां से मिलके आएगा हमारे पास स्टेट। पूरा नेशन जो होगा वो 14 स्टेट से बना होगा और उसमें 6 यूटीज होंगे। अब बोला गया वो कौन कौन होंगे, तो अब उनको पहले हम मैप पे समझते हैं और उसके बेसिस पे हम एक एक चीज को याद करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो देखो उसमें जो हमारे पास 14 स्टेट्स हैं वो कौन कौन है। हम नॉर्थ से चलना शुरू करेंगे। सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर होगा पहला स्टेट। जो 14 स्टेट्स हैं वो कौन कौन होंगे, जम्मू एंड कश्मीर होगा। दूसरा पंजाब होगा, पंजाब, ठीक है। उसके बाद राजस्थान होगा, राजस्थान। उसके बाद ये होगा मुंबई, ठीक है। उसके बाद ये होगा हमारे पास मैसूर। उसके बाद नीचे होगा हमारे पास केरला। यहां पे हमें देखने को मिलेगा मद्रास। हम इस तरीके से चलेंगे और एक एक को देखेंगे। मद्रास होगा, मद्रास के ऊपर आंध्रा, ये अभी बन चुका है, आंध्रा बन चुका था 1953 में बन चुका है। आंध्रा के ऊपर उड़ीसा, यहां पे वेस्ट बंगाल, यहां पे बिहार, यहां पे यूपी और यहां पे एमपी।
और ये पूरे का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है ये आसाम होगा। ऐसे करके हमारे पास 14 स्टेट्स होंगे। 14 स्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और नॉर्थ ईस्ट पूरा आसाम का होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब इसमें आप कहोगे कि याद कैसे करें? देखो ये पूरे बड़े स्टेट्स हैं जहां पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। पूरे बड़े स्टेट्स, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मुंबई, मैसूर, ये सारे कंट्रोल में थे, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बात आती है यूटीज कौन होंगे फिर, तो वो 6 यूटीज होंगी, और वो कौन कौन सी? सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार ये तो पहले से ही थी, ABCD में डी वाला जो पार्ट था वो तो पहले से ही था। अंडमान एंड निकोबार उसको तो बोले रखो। अब और कौन होगा? तो फिर दिल्ली होगा, तीसरा हिमाचल प्रदेश होगा, चौथा अंडमान और निकोबार के बगल में जब हम इधर देखते हैं अरेबियन सी की तरफ देखते हैं तो हमें यहां पे देखने को मिलता है क्या? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनी दीव। ऐसे करके ये तीनों के तीनों एक साथ हैं, तीनों के तीनों आइलैंड्स हैं जो यहां पे हमें लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं। तीनों के तीनों आइलैंड है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। उसी के बाद हमारे पास 4 तो ये हो गए, 2 हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं, एक मणिपुर और दूसरा त्रिपुरा। ऐसे करके हमारे पास में 6 यूटीज और 14 स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। 6 यूटीज हैं और 14 स्टेट्स हैं। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। तो ये सारी की सारी रिकमेंडेशन आती कहां से? ये आती है हमारे पास में 3rd कमीशन, फजल अली कमीशन से। क्लियर एकदम? पॉइंट क्लियर है। अब क्या हुआ? अब बोले भाई चलो तो अब डिस्कस करते हैं, करो अब चेंज। तो यहां पे सबसे पहले आवाज आती है कहां से? गुजरात से। गुजरात ने आवाज उठाई कि भाई हमें अपना अलग स्टेट चाहिए, हमें बनाओ अब अलग स्टेट। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, लैंग्वेज के बेस पे आपको अलग होने हो जाओ, कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 1960 में, अब एक एक को ध्यान से समझना, 14 स्टेट्स हैं, 14 स्टेट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लस 6 यूटीज हैं जो आई है हमारे पास में 1956 में। ठीक है, 7th अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई है। ठीक है, अब आता है हमारे पास में 1960 का पीरियड, जिसमें गुजरात ने आवाज उठाई कि भाई हम हैं गुजराती लोग और यहां पे है मराठी, तो भाई हमें अलग करो, गुजरात को अलग कीजिए। तो यहां पे गुजरात जिसने आवाज उठाई 15th स्टेट के रूप में, और ये निकल के आता है। फिर बोले ये जो मुंबई है इसको हटाइए और मुंबई मत रखो, अब इसको मुंबई की जगह इसको चेंज करते हैं और इसको बनाते हैं महाराष्ट्र। तो मुंबई को हटा दिया और बन गया महाराष्ट्र। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो यहां से 15 स्टेट, मुंबई की जगह तो महाराष्ट्र आ गया, लेकिन दूसरा जो इससे अलग हुआ है वो हुआ है गुजरात। तो नया स्टेट बने गुजरात, 15th स्टेट। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। 1960 हो गया, 1961 आया। अब 1961 में क्या होगा? तो देखो यहां पे हमें 2 चीजें देखने को मिलेंगी, और वो 2 चीजें क्या क्या? पहला तो हमें देखने को मिलेगा पौंडीचेरी, जो हमारे पास में दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, जो यहां पे हमें देखने को मिलेंगे, ये पहले पोर्तुगीज के कंट्रोल में थे और पोर्तुगीज यहां पे छोड़ ही नहीं रहे थे। 1954 में ये यहां से पोर्तुगीज को भगाया गया। अब 1954 से ये लोग बैठ के सिर्फ इनका जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां के लोग खुद गवर्न कर रहे थे, खुद चला रहे थे। तो 1960 में बोला गया भाई देखो बहुत हो गया, अब आप खत्म करो यार, अब इस चीज को कब तक आप अपना कंट्रोल चलाओगे, अब हमें कंट्रोल दीजिए। तो यहां पे यूटी में बदला गया, कब? 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से।
10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया और वहां पे दादरा एंड नगर हवेली को यूटी में कन्वर्ट किया। कब किया? 1960 में, 61 में। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हमारे पास में दूसरा आया गोवा, जिसके ऊपर फिर वहां पे पोर्तुगीज बैठे हुए, वो कह रहे हैं हम नहीं छोड़ रहे, तो वहां पे ऑपरेशन विजय किया और ऑपरेशन विजय करके गोवा को फ्री किया और फ्री करके 1962 में हमने 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके हमने गोवा को यूटी बना दिया। गोवा यूटी बन के आया 1962 में। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। उसी तरह से हम 61 में गोवा को इंडिपेंडेंट करवाया, 62 में यूटी बनाया। उसके बाद 62 की बात आती है, तो इस टाइम पर दमन एंड दीव बैठे हुए, दमन एंड दीव ये कह रहे हैं हमें भी बनाओ कुछ, हमें भी कोई ना कोई दर्जा दीजिए, तो इनको यूटी बनाया। और कब बनाया? 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान देना, याद करने के लिए क्या ट्रिक है? 10th, 12th, 14 एक इवन नंबर चल रहे हैं, 10वां होता है पहले, तो 10th अमेंडमेंट एक्ट में दादरा एंड नगर हवेली, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में गोवा को 1962 में यूटी बनाया है। 12वें अमेंडमेंट एक्ट से, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दमन एंड दीव को पार्ट बनाया यूटी का। पॉइंट क्लियर? मतलब आप देखोगे तो 6 यूटीज हुआ करती थी, अब 7, 8, 9 यूटी हो चुकी है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। अब भारत कैसा हो गया जिसमें इस टाइम तक 62 तक हमें 15 स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं प्लस 9 यूटीज देखने को मिल रही है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब 63 आते हैं। 1963 में नागालैंड में जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, यहां पे अब आवाज उठना शुरू हो गई कि हमें नागा लोगों को, हमें अपनी टेरिटरी चाहिए, हमें आसाम का पूरा कंट्रोल नहीं चाहिए, यहां पे आसाम से हमें अलग होना है। तो यहां पे नागालैंड अपने आप को आसाम से इंडिपेंडेंट करते हैं और हमें 16th स्टेट देखने को मिलता है नागालैंड। फिर आते हैं 66 में, 1966, यहां पे पंजाब जो बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें कौन कौन है? हरियाणा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, जिसमें पंजाब है, जिसमें चंडीगढ़ है, चारों लोग हैं। पंजाब में अलग लैंग्वेज है, हिंदी बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, चंडीगढ़ तो है ही अलग सिटी। तो अब यहाँ पे बात आ गई कि भाई हमें अलग करो। तो यहाँ पे मास्टर ताराचंद है, मास्टर ताराचंद, इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया कि हमें भी लैंग्वेज के बेस पे अलग से क्लासिफिकेशन चाहिए, हमें भी पंजाबी स्टेट बनाना है, पंजाबी सूबा बनाना है, हमें क्रिएट करके दो, अलग करो हमें। यहाँ पे हम कब तक, जब नीचे कर सकते हो तो हमारे लिए भी करके दीजिए। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट कमीशन बनाया गया, दैट इज नोन एज शाह आयोग या शाह कमीशन। इन्होंने कहा कि ठीक है, इनको अलग कर देते हैं। और 66 में हरियाणा, जिसको कौन सा स्टेट नंबर 17, हिमाचल प्रदेश स्टेट नंबर 18 क्रिएट करके दिया। और हमारे पास अब इस जगह पे हमारी कंडीशन हो गई है 18 स्टेट्स प्लस 9 यूटीज, 9 यूटीज। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। ये कंडीशन चल रही है हमारे पास यहां पे, ठीक है। कब? 66 में। क्लियर है एकदम? पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं और जानते हैं कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट अब धीरे धीरे टूटना शुरू होगा और वहां से आसाम जो इतना बड़ा स्टेट है, अब उसमें से छोटे छोटे पार्ट निकलना शुरू होंगे। और कौन कौन निकलेंगे वो देखते हैं। आसाम से अब हमें यहां पे देखने को मिलेगा 1972, ठीक है। देखिए
अगला डिस्कशन करते हैं 1972 में क्या होगा। 1972 में हमें देखने को मिलेगा 1972 यहां पे आसाम में बैठे हैं कौन कौन, एक बैठे मणिपुर, एक बैठे त्रिपुरा। ये दो लोग हैं जो कैसे हैं, यूटीज हैं, यूटीज। ये बैठे हुए हैं साथ में मेघालय, मेघालय ये एक तरीके से सब स्टेट है, आसाम का सब स्टेट है। ये कह रहे हैं हम कब तक कंट्रोल में रहेंगे दूसरे के, हमें अलग बनाओ, हम यूटी नहीं रहना चाहते, हमें स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, हम स्टेट बनेंगे। तो मणिपुर जिसको 19th स्टेट का दर्जा दिया गया, त्रिपुरा जिसको 20th स्टेट का दर्जा दिया गया, और मेघालय जिसको 21st स्टेट बनाया गया। तो इस तरीके से हमारे पास देखो दो यूटीज अब कम हो चुकी है। अब यहां पे हमें देखने को मिलेगा 21 स्टेट्स प्लस 7 यूटीज, यही कंडीशन बन रही है। ठीक है, 19, 20, 21 आसाम टूट रहे हैं। आसाम में से जो दो यूटीज थे मणिपुर और त्रिपुरा ये अलग हो गए। मेघालय जो कि सब स्टेट था ये कह रहा है मुझे भी अलग करो। 72 से 74 आ गया। अब 74 में क्या कंडीशन है, 74 में है सिक्किम जो अभी तक इंडिया का पार्ट नहीं है, यहां पे रूलर बैठे हैं। अब वो शाही यहां पे डायनेस्टी है, वो कह रही है मुझे इंडिया को ज्वाइन करने हैं, क्योंकि यहां पे ऊपर बैठा है चाइना जो तिब्बत को कंट्रोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे को तिब्बत है वो पूरा पार्ट मेरी टेरिटरी बनाने है। तो वो कह रहे हैं हमें चाइना के पास नहीं जाना, कल को तिब्बत में आएगा और फिर वापस वो हमारे ऊपर कंट्रोल करे, हमें इंडिया में जाना है। देखते हैं कि वो किस तरीके से हमें एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1974 में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे इसको एसोसिएटेड स्टेट की फॉर्म में, एसोसिएटेड स्टेट ये हम डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट पार्ट में, जहां पे सेकंड ए आर्टिकल 2A ज्वाइन किया, बनाया हमने, और उसके बेस पे एसोसिएटेड स्टेट की फॉर्म में हमने इंडिया में इसको ज्वाइन किया। 75 में हमने सिक्किम को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मेन स्टेट में, और वहां से कॉन्सेप्ट हटाया 2A का, एसोसिएटेड स्टेट का हटाया और इसको स्टेट का दर्जा दिया। मतलब 22nd हमारे पास में जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो स्टेट बन के आ रहा है, 22वां स्टेट सिक्किम है। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर एकदम। ठीक है, अब आते हैं हम उसके बाद 87 में। अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो हमें कुछ स्टेट और बचे हैं। यहां पे नॉर्थ ईस्ट में अभी तक कितने स्टेट आ गए, आसाम था पहले, आसाम से टूट के नागालैंड अलग हो गया, फिर मणिपुर और त्रिपुरा ये दो स्टेट जो पहले यूटी हुआ करते थे ये स्टेट बन गए, मेघालय बन गया एक स्टेट। अब दो लोग और बचे हैं, कौन कौन, एक मिजोरम और एक अरुणाचल प्रदेश। ये कह रहे हैं हमें भी तो स्टेट बनाओ, हमने क्या बिगाड़ा है, हम भी अलग होना चाहते हैं। तो यहां से हमें 1987 में हमें पहले मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश एंड देन गोवा। ध्यान दो, गोवा जो पहले क्या है, यूटी बनाया था, कह रहे हैं मुझे यूटी नहीं रहना, मुझे स्टेट का दर्जा चाहिए, मैं स्टेट बनूंगा। तो ये हमें देखने को मिलता है 23rd, 24th एंड 25th। इस टाइम पे हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, 25 स्टेट प्लस क्या, यहां पे 6 यूटीज ये बन के आए। 87 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, आप इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, मग से याद रख सकते हो, मग जिसमें हम पानी पीते हैं, तो पानी पिए, दूध पिए, कुछ भी मग से याद रख सकते हो। ठीक है, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया। क्लियर। फिर पॉइंट आता है 2000। अब 2000 में क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट खत्म हो चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट का कंट्रोल एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट ये वाला पार्ट हमारे पास में सारे के सारे स्टेट बन गए।
मुंबई गुजरात बन गया, पंजाब वाला रीजन बन गया। अब बचा क्या है? सेंटर, बस यही तो बचे हैं। तो यहां पे 2000 में एमपी, इससे अलग होता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। यूपी, इससे अलग होता है उत्तरांचल, उत्तरांचल। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में इसको उत्तराखंड किया गया, बाद में नाम चेंज किया गया उत्तराखंड। और उसके बाद बिहार, बिहार से आया झारखंड। तो इस तरह से हमें 26, 27, 28 स्टेट बन के नजर आते हैं 2019 में, सॉरी 2000 में। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। उसी तरह से हम देखते हैं 2014 में। इस टाइम में क्या होगा? तो 2014 में आंध्रा, इससे अलग होता है तेलंगाना, तेलंगाना। और जैसे ही तेलंगाना बना तो हमारे पास हो गए 29 स्टेट्स, 29 स्टेट्स। अब 29 स्टेट्स हैं, 6 यूटीज है, इसमें चेंज किया जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे पास है उसमें चेंज किया। जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के वहां से हमें देखने को मिलता है कि किस तरह जम्मू को क्या कन्वर्ट कर दिया गया यूटी में। ठीक है, तो उसको खत्म किया और जम्मू एंड कश्मीर इनको अलग किया और क्या बना दिया? जम्मू एंड कश्मीर। ये 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए, यूटीज बना दिए। मतलब हमारे पास में एक स्टेट खत्म हो गया, 28 स्टेट्स हो गए, 8 यूटीज हो गए, 8 यूटीज हो गए। पॉइंट क्लियर है? फिर बाद में हम देखेंगे कि कैसे दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली इनको ज्वाइन किया गया और इनको फिर एक बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में ये जो स्टेट्स हैं जो बन के आ रहे हैं, कब बन रहे हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कि कब कौन सा स्टेट बना, कितने नंबर का स्टेट बन के आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनके नाम हमारे पास देखने को मिलते हैं, उनके नाम चेंज किए गए। जैसे मैसूर, इसको बदला, बोले यहां से नाम चेंज करो कर्नाटका में, कर्नाटका, इसका नाम बदला और कर्नाटका बना दिया। मैसूर का नाम कर्नाटका कर दिया। मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया, तमिलनाडु। उसी तरह से उड़ीसा, इसको बना दिया ओडिशा। उत्तराखंड था, उत्तरांचल, जो उत्तरांचल हुआ करता था उसको उत्तराखंड बना दिया। नाम चेंज हो रहे हैं, उत्तरांचल से हमने, सॉरी उत्तराखंड हुआ करता था उसको क्या बना दिया? उत्तरांचल। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास यूपी, इसको पहले बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, इसको बनाया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से अब यहां देखिए लकादीव, मिनिकोय, अमीनी दीव, ये जो हमारे पास है इसको चेंज किया गया और बोल दिया गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इसका नाम चेंज करते हैं और क्या क्या बनाते हैं? लक्षद्वीप। इसी तरह से दिल्ली, इसका नाम चेंज किया गया, क्या बनाया? दिल्ली एनसीआर, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में किया गया, कैसे स्टेट्स क्रिएट किए गए, किस तरह से यूटीज बनाए गए और वो निकल के आते हैं। पॉइंट क्लियर है? यहां से हमारे पास में बनता है पूरा इंडिया। पॉइंट क्लियर? तो ये है हमारे पास में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। आई होप आपको पूरी तरीके से एक एक चीज समझ आ गई और एक एक चीज याद हो गई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।